नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जो बचपन से पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट रहे हैं। माता पिता की अशिक्षा रही साथ में, लेकिन उसके बाद भी शुरू से आईएएस बनना चाहते थे। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद 5 अटेम्प्ट दिए जिसमें 3 बार आईपीएस बने। जिससे शादी हुई वो एक डॉक्टर हैं और सुकमा में काम करने का अपना अलग अनुभव है जो वो लगातार शेयर करना भी चाहते हैं कि सुकमा जैसी खूबसूरत जगह, बस्तर जैसी खूबसूरत जगह कोई है नहीं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी किरण गंगाराम चौहान साहब से। बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूं सर आपका। थैंक यू। ये कोल्हापुर में जन्म हुआ सर आपका, और जितना मुझे पता है मराठी एजुकेशन वहां पर होती है सर। बेसिक एजुकेशन थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ आपको। स्कूलिंग कहाँ से हुई और उस समय जब पढ़ाई हो रही थी तो क्या शुरू से ये सोचा था, सपना कभी था कि आईपीएस बनना है, यूपीएससी सेलेक्ट होना है सर? सबसे पहले मेरी पढ़ाई जैसे आपने बताया कोल्हापुर में हुई। कोल्हापुर वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है। ये पूरा शुगर कैन बेल्ट है और वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो वही सिचुएटेड है, तो अच्छी खासी खेती होती है वहाँ। और एकदम जो मराठी टाइप का जो कल्चर रहता है वही कल्चर गाँव में था। और बचपन में तो नहीं सोचा था कि आईएएस आईपीएस वगैरह ऐसा बनना है। पहले तो यही था, जैसे आपने मेंशन किया कि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो आईएएस आईपीएस का तो नाम ही नहीं सुना था बचपन में। सबसे पहले वही मतलब मराठी स्कूल में जाते थे, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में, और बहुत वो भी खूबसूरत जगह है। वेस्टर्न घाट में जगह आती है वो। 3-4 किलोमीटर हम स्कूल के लिए पैदल चले जाते थे, फ्रेंड के साथ वगैरह हंसते खेलते जाते थे। ऐसे ही जैसे सुकमा में धान की खेती होती है, वहाँ भी बहुत सारी धान की खेती होती थी और नाले वगैरह बहते रहते थे। और वैसे ही हमारा हंसते खेलते रमते लड़कों के साथ वगैरह जो मेरा बचपन गया है बहुत अच्छी तरह से गया है, बहुत शानदार तरीके से। बचपन का वो किरण जो माता पिता के साथ खेतों में भी चले जाया करता था काम कराने के लिए, आज वो खेत, वो खलिहान याद आता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही याद आता है। मतलब मम्मी पापा के साथ हमेशा, मम्मी पापा तो खेती करते थे तो उनके साथ जब छुट्टी रहती थी उस समय हम चले जाते थे। उसके बाद दिवाली की छुट्टियाँ रहती थी उस समय भी हम चले जाते थे। वो याद मतलब जो मेरे मम्मी पापा तो मेहनत करते थे और उन्होंने हमें मेहनत सिखाई, उन्होंने हमें संस्कार सिखाए। और वही जो मेहनत है वही मेरे थ्रू आउट द लाइफ भी रही, पढ़ाई में भी रही। और उसके बाद जब मैं यहाँ सुकमा जैसी जगह में हूँ वहाँ भी मतलब मेहनत करता हूँ। तो मतलब कोंकण में भी पढ़ाई हुई सर। कोंकण हम लोग जब भी नेट में सर्च करते हैं तो बहुत खूबसूरत सा एक रेलवे पाथ दिखता है कोंकण रेलवे के नाम से। कुछ यादें कोंकण की भी बताएंगे? मैं 3 साल कोंकण में रहा हूँ। सिंधुदुर्ग नाम का जिला है, एकदम गोवा के पास। गोवा वहाँ से केवल 100-150 किलोमीटर रहेगा। बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ। जो अरेबियन सी है वहीं से पास भी है और लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। बहुत सारे लोग मुंबई में माइग्रेट हो जाते हैं पढ़ने के बाद जॉब के लिए। तो वहाँ भी मतलब जो मेरी याद है वो बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो मेरा जो बचपन का जो समय गया है बहुत ही खूबसूरत। एक तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरा मतलब 7th तक पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर कोंकण में मेरी पढ़ाई हुई। परिवार में माता पिता का अशिक्षित होना कई बच्चों के लिए दिक्कत भी करता है सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते वो किस फील्ड में आपको जाना है, क्या आगे करियर में आप क्या किस पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। परिवार में 5 भाई बहन हैं आप लोग, क्या कभी ये लगा कि रुकावट बनी माता पिता की शिक्षा? एक्चुअली कभी ऐसा बचपन में तो महसूस ही नहीं हुआ। बचपन में एक्चुअली ऐसा सोचते भी नहीं थे इतना, कि बचपन में यही रहता था कि चलो पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, यही इसी पे ज़्यादा फोकस रहता था। जब सीरियस पढ़ाई के बारे में हम तो मतलब जब कॉलेज में गए तो उसके बाद हम सोचने लगे। मेरे 2 बड़ी बहनें और 2 बड़े भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मेरे बड़े बहनों को तो एजुकेशन नहीं मिला, मतलब सबसे बड़ी थी वो, मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे तो ऑफ कोर्स। लेकिन बड़े भाई को भी नहीं मिला वो अपॉर्चुनिटी। जो सबसे छोटे हम 2 भाई थे उनको हमें मौका मिला। मेरा बड़ा भाई भी उसने एमएससी कंप्लीट किया, उसके बाद वो आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट है। उसके बाद मुझे मौका मिला और ऐसा कभी नहीं लगा कि मम्मी पापा की जो शिक्षिता है वो पढ़ाई लिखाने में नहीं, वो तो ताकत बनी। मतलब नहीं, हमारे मम्मी पापा पढ़े नहीं लिखे लेकिन हमें मौका मिला है तो हम अच्छा कर सकेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो एक कसरत थी थोड़ी सी, वो बहुत सारे अच्छे लोग आए लाइफ में। जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब कोंकण में गया तो मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। तो हो सकता है वही एक जो फेज रहता है वही मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो फिर पूरा लाइफ हो जाता है। तो उस समय मुझे डांट फटकार के अच्छे पढ़ाई के लगाने, मतलब बहुत मुझे डांटते रहते थे बट अच्छा मतलब अच्छे से पढ़ाई की। फिर उसके बाद भी 11th-12th में भी मुझे अच्छे लोग मिले, इंजीनियरिंग में भी अच्छे लोग मिले, तो अच्छे टीचर मिले और मम्मी पापा ने मुझे संस्कार दिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा से हुआ। 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो पीसीएम
फेवरेट सब्जेक्ट रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैंने सुना 11th में आपने भी पीसीएम ही लिया था, लेकिन सर पीसीएम जो लेता है उसका जीवन का एक उद्देश्य पहले से तय होता है कि उसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है। क्या 10th के बाद ये लगा था कि इंजीनियर ही बनना है? नहीं, 10th के बाद तो मतलब हर किसी को ये था कि इंजीनियरिंग, उस समय इंजीनियरिंग, जब मैं इंजीनियरिंग 10th मेरा कंप्लीट हुआ अराउंड 2009 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। उस समय तो इंजीनियरिंग का बहुत चल रहा था, सभी जगह इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो हमने भी पीसीएम लिया, अच्छे मार्क्स आए तो ऑफकोर्स साइंस लिया जाता है, उसमें पीसीएम लिया जाता है, तो हमने भी वही किया और इंजीनियरिंग के लिए गया भी। 12th के बाद में मुझे पुणे में एडमिशन मिला, वहाँ पढ़ा भी, लेकिन उसके बाद फिर जो लाइफ के गोल्स है वो क्लियर होते गए। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। टीसीएस में प्लेसमेंट पे मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीसीएस में नौकरी पाना, लेकिन वो नौकरी आपने ली नहीं। जो 2011 से 2015 का जो टेन्योर था, जो इंजीनियरिंग का टेन्योर था, क्या उसी समय ये दिमाग में आया था कि इंजीनियरिंग मेरे लिए शायद नहीं बनी, मुझे यूपीएससी में ही जाना है? हाँ, एक्चुअली वही एक समय था जिस उस समय मतलब करियर क्या करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से थिंकिंग किया था। और ये था कि मतलब प्राइवेट में मतलब लग रहा था कि प्राइवेट में मतलब मेरे जो गोल्स है, एस्पिरेशंस है, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ, मन जिससे मैं खुश रह सकता हूँ, वो शायद नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं था, इंजीनियरिंग में मैं भी मतलब अच्छे मार्क्स आते थे, कभी मैं फर्स्ट आता था, कभी मैं सेकंड आता था यूनिवर्सिटी में। अच्छे मार्क्स के साथ मैंने क्लियर किया, अच्छा प्लेसमेंट मिल गया मुझे टीसीएस में। उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, मतलब सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मतलब लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और बहुत सारी जो थे, मेरा पूरा जो इंक्लिनेशन था, मेरा भले जो बैकग्राउंड था, शायद उसने भी मुझे मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज में जाके मतलब खुद को भी लर्निंग के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा और उसके साथ लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ से हम अच्छा बड़े प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर सकते हैं समाज के लिए। वो परिवार सर, जिस परिवार में कभी कोई सरकारी नौकरी किया ही नहीं, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती थी टीसीएस की, क्या परिवार वालों ने टोका यार कि इतना अच्छा जॉब मिल रही है, अच्छी पढ़ाई हो गई है, इसी में आगे बढ़ जा, क्यों रिस्क ले रहा है? और नहीं, परिवार वालों ने बोला, जब मुझे टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया था तो घर वालों ने बोला कि इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तुम क्यों मतलब उसको छोड़ के ये करना चाहते हो। और एक दो लोग कर ही रहे थे, मतलब जो आसपास गाँव में जो है उनका नहीं हुआ था 4-5 साल, तो घर वालों का ये था कि ये तो नहीं होता है सिलेक्शन, इसमें किसका सिलेक्शन होगा। तो बहुत मतलब घर वाले ने बोला मुझे, बट घर वाले कभी मतलब ऐसा हट नहीं करते थे कि नहीं कर, तुम्हें ज्वाइन ही करना है, ज्वाइन ही नहीं करना है। तो उन्होंने उतना फ्रीडम तो दिया था कि फाइनली तुम्हें जो तुम्हारे मन में आता है वो करो। और घर वालों को मैंने भी बोला कि 2 साल में प्रिपरेशन करूंगा, 2 साल के बाद यदि नहीं होता है तो फिर मैं और कोई जॉब देख ही लूंगा। तो वही फिर 2 साल मैंने अच्छे से मतलब प्रिपरेशन किए। वो किरण चौहान जो शुरू से मेरिटोरियस रहे हैं, कॉलेज के आखिरी साल बंक भी बहुत करते थे। हाँ, कॉलेज के आखिरी साल मतलब सभी जो मेरे बैचमेट्स थे वो सभी आईआईटी हो गया, उसके बाद फॉरेन जाने के लिए जो एग्जाम्स है इंजीनियरिंग के लिए, एमएस करने के लिए, वो एग्जाम के लिए पढ़ते रहते थे। फिर मैं क्या पढ़ूँ, फिर मैंने सोचा मुझे चलो यूपीएससी करनी है तो मैं यूपीएससी करूंगा। फिर मैंने भी बंक करना चालू किया और लास्ट फाइनल ईयर्स में मतलब फाइनल सेमेस्टर में मेरे अटेंडेंस बहुत कम थी, बिलो 10%। और मैं लेकिन उसका मैंने अच्छे के लिए उपयोग किया, मतलब एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना यूपीएससी के लिए, जो जनरल नॉलेज पेपर्स पढ़ना, अच्छे के लिए किया मैंने यूज उसका। वो उम्र जो होती है चौहान साहब, बहकने की उम्र होती है। वो उम्र जब हम बंक करते हैं तो कोई मॉल जाता है, कोई लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहता है उस दौरान, कोई पब जाता है, कोई फिल्में देखता है। आपने उस बंक का सहारा यूपीएससी के लिए लिया। बहुत सारे यूथ हैं जो कॉलेज का वो आखिरी साल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपका करियर आगे सेट करता है कि आपको आगे जाना कहाँ है। आपने बंक का सहारा लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए लिया, ऑफ कोर्स। हाँ, वही। और उसी साल में इंटरव्यू के लिए भी गया, मतलब उसी साल मैंने मई में मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, उसके बाद 2 महीने में बाद प्रीलिम था मेरा, तो प्रीलिम मैंने क्रैक कर लिया। उसके बाद मेंस के लिए भी गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी गया, विदाउट कोचिंग, विदाउट क्लासेस। शुरू से जो बैकग्राउंड आपका रहा है, जितना मैंने आपसे बातचीत की, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई हुई है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट स्कूल जरूरी है, महंगी महंगी कोचिंग जरूरी है, महंगी महंगी बुक्स जरूरी है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, बट मेहनत भी जरूरी है। आपको मतलब सही पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है। कोई भी मराठी स्कूलिंग जब मेरी पढ़ाई हुई 1 to 10 तो मेरी मराठी, उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला, ऐसा नहीं। इंजीनियरिंग में तो अच्छा कॉलेज मिला मुझे पुणे में, मतलब दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेरिट। तो हर जगह मैंने मेहनत की और जो मेरी गलतियाँ थी, कमियाँ थी, उसको मैंने धीरे धीरे कम किया। एक
जो सरकारी स्कूल होती है उसमें एक सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है कि इंग्लिश अच्छा नहीं होता, बट उसको भी आप डेवलप कर सकते हो अच्छे से। 10th 12th के बाद मैंने अच्छे से मेरा इंजीनियरिंग में उसको अच्छे से डेवलप किया, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो कोई मतलब दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जो सरकारी स्कूल्स होते हैं यदि उसमें भी हम मेहनत करेंगे तो हम जो भी हमारा जो ड्रीम है वहाँ तक हासिल कर सकते थे। प्राइवेट एजुकेशन तो अभी आया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जितने भी बड़े बड़े सभी लोग हैं वो तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद बड़े नहीं बन पाओगे। तो जब UPSC के लिए मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो ये सब तो चीज़ें वहाँ रिक्वायरमेंट है कि आप अति सेल्फ नहीं पढ़ोगे, भले ही कितना भी कोचिंग ले लो, खुद नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे क्रैकिंग। तो वो जो हैबिट है वो मुझे वहाँ यूज़ हो गई UPSC प्रिपरेशन के लिए। 2015 प्री मेंस क्लियर, इंटरव्यू तक गए आप, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। 2016 में प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 2017 में तीनों क्लियर किए, 2018 बैच आपको IPS अलॉट हुआ। उसके बाद भी ऐसा क्या बाकी था कि IPS होने के बाद भी 2 बार और अटेम्प्ट, मतलब टोटल 5 अटेम्प्ट आपने दिए? दिल में कसक थी यार एक और बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद IAS बन जाऊँ? हाँ, ये ऑफ कोर्स था। मतलब जैसे कोई भी मतलब प्रिपरेशन करता है, चालू करता है तो IAS को ध्यान में लेके ही करता है। पुलिस खुद को कभी इमेजिन नहीं कर पाता, मतलब जो सिविलियन आदमी होता है तो खुद को पहले पुलिस इमेजिन नहीं कर पाता, ये मतलब ये रियलिटी है। जब मुझे IPS मिला तो मतलब बढ़िया लगा, अरे IPS मतलब बहुत बड़ी बात होती है IPS वगैरह। बट चलो ठीक है, कम उम्र में हो गया था, 24 एज में मेरा सिलेक्शन हो गया था और अटेम्प्ट भी तो बहुत सारे थे बच्चे। फिर मैंने बोला कि ठीक है हम दे सकते हैं, इसलिए मैंने फिर उसके बाद 2 बार अटेम्प्ट दिया। फिर दोनों अटेम्प्ट में मैं IPS ही बना, तो मैंने फिर ऐसे सोचा कि मेरे किस्मत में ही ये लिखा है और इसी रास्ते पर फिर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सुना है सर UPSC की भी कोचिंग आपने नहीं की, केवल टेस्ट पेपर्स के लिए आप जाते थे और जिस टीचर के पास पढ़ते थे वो फीस नहीं लेते थे, कुछ खास कारण इसका? हाँ, मतलब ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। एक्चुअली मैं पहला अटेम्प्ट मैंने इंजीनियरिंग के बाद दिया और वो एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हम जिसको बोलते हैं कि ठीक है यार कौन सी एग्जाम में देख ही लेंगे, ऐसा क्या है ये। तो प्रीलिम तो क्रैक कर लिया, मेंस भी क्रैक कर लिया और इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक चला गया तो मेरी तो ऑलमोस्ट 60-70% पढ़ाई हो ही गई, एक्सपीरियंस भी आ गया। फिर उसके बाद मैंने उचित नहीं समझा कि कोई कोचिंग जाके फिर ज्वाइन करे वगैरह। एक पुणे में एक अच्छे टीचर है जिनका नाम चौहान सर है, वो क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, बट बहुत ही अच्छे टीचर है। उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद, फिर मैं उनके पास गया, उनको बोला ऐसा ऐसा है सर, मैं तो इंटरव्यू देके आया हूँ। फिर उन्होंने मेरा फिर लिखित में, मतलब जो क्वेश्चन पेपर हम लिखते हैं उसको लिखित में उनके पास में चेक कराने के लिए देता, तो वो चेक करके देते थे, फीडबैक देते थे क्या गलत है क्या सही है, उसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। उन्होंने मेरे से कभी एक पैसा भी नहीं लिया और मेरे रियल गुरु थे वो, मतलब। और वो बहुत सारे लोगों को ऐसे हेल्प करते हैं। टीचर्स का हेल्प शुरू से बहुत मिला? हाँ, बहुत ही मिला है, मतलब बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि आज मेरी जो मतलब सही पटरी पे हूँ तो टीचर्स की वजह से हूँ। वो खेतों में काम करना माँ बाप का सर, क्योंकि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं रही बचपन की, 5 भाई बहनों को पालना, और उसके बाद जब UPSC का रिजल्ट आया तो मैंने सुना है माँ बाप को उस समय भी नहीं पता था कि यार फाइनली IPS मतलब होता क्या, चल अच्छा है बेटा सरकारी नौकरी तो लग गई, ऐसे ही कुछ हुआ? हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ। मतलब आज भी उनको अच्छे से पता नहीं होगा, मतलब इतना पता है उनको कि बड़े नौकरी पे है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये आज भी उनको पता नहीं है। और बहुत सिंपल, मेरे मम्मी पापा बहुत सिंपल है और वही सिंपलिसिटी शायद मेरे में है, और वो बहुत हद तक मुझे साथ भी देती है, अच्छा ही करने के लिए साथ देती है। जब रिजल्ट आया तो वही उसी लिए खुश थे कि नौकरी लगे, बेटा अपना सेटल हो गया, उसी में वो खुश थे। और उसके बाद भी उन्होंने कभी मतलब बेटा IPS बन गया, एक बेटा असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, दूसरा बेटा भी गैजेटेड ऑफिसर बन गया, पर कभी वो जो है मतलब नहीं पूरा मतलब उसको दिखावापना जो कहते हैं वो कभी अपने बिहेवियर में कभी नहीं लाया उन्होंने। आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही है, 5 साल के बाद वो वैसे ही है। आते हैं कभी? हाँ, आबे 1-1.5 महीना आके रह के गए यहाँ सुकमा में। तब फाइनली लगा उनको कि हाँ बेटा कुछ बड़ा अधिकारी बन गया? हाँ, ऑफ कोर्स लगा। हर एक IPS या IAS के लिए सर ट्रेनिंग का वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से जब IPS आप होते हैं। NPA की ट्रेनिंग कुछ याद आता है उस समय? नहीं, बहुत कुछ याद आता है। जब मतलब IAS IPS के लिए, अब मैं IPS में ट्रेनिंग लिया हूँ तो मैं IPS का ही बताऊंगा। तो IPS ट्रेनिंग में तो हमें तो बहुत यादें रह जाती है हमारी, क्योंकि हमें इतना रगड़ा देता है, सुबह से 4 बजे से उठना, उसके बाद शाम तक 7-8 बजे तक, मतलब लिटरली जो डिसिप्लिन होता है, और जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते उतना ज़्यादा आपसे निकाल ही लेते हैं। मतलब इतना रनिंग करवाएंगे, इतना PT, इतना एक्सरसाइज, इतना परेड धूप में, फिर उसके बाद पूरा टेस्ट सीरीज, फिर कोई सो रहा है तो उसको पनिशमेंट, तुम सो रहे इसलिए वो CCTV देख के, कैमरा देख के फिर उसको मेमो आएगा कि इस क्लास में इस टाइम पे आप सोना पाए गए हो, इसलिए आपको संडे जो एक दिन मतलब कैसा तो मिलता है हार्डली, उसको भी पनिशमेंट मतलब। और बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत कुछ NPA ने तो बहुत सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा मुझे NPA में इतना, मैं जो मेरी स्पोर्ट्स का जो मेरा ये था एप्टीट्यूड,
और फिटनेस ये मैंने कभी चेक नहीं किया था मेरे लाइफ में कभी, लेकिन जब एनपीए में आया तो मुझे लगा यार मैं तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। जैसे मैं रनिंग में था, लॉन्ग रनिंग में मैं बहुत ही अच्छा था, मतलब पूरे एकेडमी में मैं शायद 3rd या 4th पे आया था इंडियन में, फॉरेनर एक 4-5 आगे थे। उसके अलावा 5 किलोमीटर रनिंग में जो कंपटीशन था वहाँ मैं 2nd आया था पूरे कॉलेज अपना एनपीए में। तो ये जब ये इतना सारा अच्छा होता है, फिटनेस लेवल आपका बहुत ही शानदार रहता है, 24-25 एज का था उस समय में, तो बहुत ही अच्छा, एक बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है एकेडमी से, और बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं जो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। जो स्क्वाड नाम का जो सिस्टम रहता है जिसमें 20 लोग रहते हैं आप लोग, उन्हीं के साथ आपको कहीं मतलब पढ़ना रगड़ना, कहीं जो भी है मतलब मिट्टी में धुलना वगैरह, और बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी याद है वहाँ की। तो कुछ जो तैयारी कर रहे हैं सर यूपीएससी के बारे में, उनके लिए भी बताएंगे सर, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है नहीं सर, बहुत मुश्किल से लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, बहुत विरले अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, तैयारी कैसे करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेहनत, एक्चुअली प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं तो जैसे रिलाय हुआ, जैसे मुझे पता था 10th में मेरा हिस्ट्री अच्छा है, उस समय मेरे मार्क्स अच्छा है, तो मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ना, तो उस बेसिस पे मैंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना यूपीएससी में, मैंने हिस्ट्री चुना। और जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जीएस के सब्जेक्ट्स है, ऐसे है, वो समझ के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब क्या चाहती है यूपीएससी, क्या चाह रही है, हमारे अंदर में तो क्वालिटी होती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद हमें भी पता चल जाता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। उस बेसिस पे हमें जो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क, इन दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा, अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा। एनपीए में और एक अच्छी याद जुड़ी है सर, जिनसे शादी हुई, उनसे भी शादी का बहुत दिलचस्प किस्सा है सर, अगर शेयर करना चाहें तो। कैसे मुलाकात हुई थी उनसे? शादी का दिलचस्प किस्सा, एक्चुअली मैं एनपीए का ट्रेनिंग खत्म होने आया था, ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास का समय था, और 2019 की एक आईपीएस अधिकारी, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी, मतलब ऐसे ही ट्रेनिंग कैसे चलता है वगैरह, क्यूरियोसिटी से वो बातचीत करती रहती थी। तो उसी समय मतलब इनफॉर्मली अब तो शादी करना, सेटल होना वगैरह ये सब चीज़ें आती है एक बार आईपीएस बनने के बाद। तो ऐसे ही मतलब फिर उसने मुझे, मतलब उसकी जो सिस्टर है, कजिन सिस्टर, उसके मुझे फोटो दिखाया एक बार, तो फोटो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उसके बाद फिर मैंने पहली बार फोटो देखकर ही दिल हार गया था? हाँ, पहले फोटो देख के ही दिल हार गया था। उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर फेसबुक पे हमने हैप्पी बर्थडे वगैरह करना, नहीं तो हेलो वगैरह, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह, इस टाइप के मैसेज कर। सुना बहुत शाय नेचर के रहे हैं किरण चौहान जी, बहुत बचपन हाँ, से। उस मामले में तो शाय ही था, लेकिन जैसे मेघना आई तो मेघना ने मतलब काफ़ी अच्छी याद है। मैं मतलब ये खुश हूँ मैं, जिससे मतलब उसके बाद मेरी 3-3.5 साल के बाद शादी हुई, जब मेघना से मैं पहली बार मिला। तो वो समय मतलब जो मेरा अरेंज मैरिज था वो मतलब 5-6 महीने में उसका फिर वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद मेघना और मेरे भी झगड़े भी हुए। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, उसको एमडी करना था, और मुझे शादी करनी थी, और उसको शादी जल्दी नहीं करनी थी। इसी में हमारा बहुत सारा झगड़ा हुआ। उसके बाद फाइनली वो अभी 3-4 महीने पहले मानी, फिर हमने शादी कर लिया अच्छे से। वी बोथ आर हैप्पी। सुकमा वो इलाका है जो शुरू से रक्त रंजित रहा है सर। ये वो इलाका है जो हिडमा का कोर एरिया माना जाता है। ये वो इलाका है जो बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर के पास, उसका पूरा कोर एरिया जो हिडमा बटालियन के नाम से जाना जाता है। हिडमा वो शख्स है जो ये माना जाता है कि अकेला एक बटालियन के बराबर, सबसे ज़्यादा खूंखार माना जाता है। हिडमा के लिए चूँकि सुकमा है सर, कि सिविलाइजेशन की बात करूं या कि यहाँ के आदिवासियों की बात करूं, बहुत सीधा है आदिवासी सर, और वो चाहता है कि प्रशासन उसके पास पहुंचे, विकास के रास्ते उसके पास पहुंचे। क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा नक्सली बने। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे ओहदे पर गए। एक गांव में आपके साथ आज गया भी था, तो बच्ची जरूर बोली मुझे, मेरे सामने की बात है, कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। खुशी होती है सब देख के? नहीं, बिल्कुल खुशी होती है। मतलब मैं जिस प्रकार की अपेक्षा लेके आया था मतलब सर्विस में, और वो वैसा मुझे मौका मिला है, और उसके लिए मैं भगवान से ये मानता हूँ कि मतलब पता नहीं क्या रिश्ता था सुकमा से। स्पेशली सुकमा में मैं एडिशनल एसपी पिछले साल लास्ट ईयर मई महीने में आया। उसके बाद लगातार मतलब यहाँ का जो इलाका है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, मैंने जैसे ही बोला कि अच्छे लगे, फिर अंदर जाके फिर उनके लिए काम करना। जैसे यहाँ का जो भी हमारा पुलिस का काम है, तो यहाँ मतलब जो बहुत सारे काम है हम लोगों के लिए ही करता है। जैसे अंदर अंदर कैंप लगाना, कैंप लगा के फिर वहाँ कैंप लगाने के बाद बिजली जाती है, सड़क पोस्ट जाती है, जियो टावर वहाँ चला गया, फिर वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आ गई, और पूरा मतलब जहाँ कुछ नहीं था वहाँ मतलब पूरा प्रशासन वहाँ धीरे धीरे भले ही धीरे धीरे पहुँचा, पर पहुँचा। और उसके बाद फिर लोगों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया, सुरक्षितता की जो भावना आई, और उसके बाद जो उनमें उनके वर्तन में जो बदलाव आया, फिर आना जाना उनका चालू हुआ, पढ़ाई लिखाई उनकी जो चालू हो गई,
उससे मैं यहाँ मतलब जब एडिशनल एसपी आया तब मैंने 6 कैंप लगाए, टोटल 6 कैंप पूरे कोर एरिया में। और उस समय ऐसा था कि एक कैंप लगा दे तो हिडमा की जो बटालियन हम बोलते थे पूरा आके अटैक करती थी, BGL आते हैं, गोली आती है, ये वो आती है, या तो AK-47 भी छोटा वेपन लगता है। और उसके बावजूद भी मतलब जवानों को मोटिवेट करके पूरा मतलब 600-700 जवानों को पूरा कुछ नहीं है उस जंगल में जाके वहाँ बैठना और उस कैंप को वहाँ खड़ा करना, पूरा वो स्ट्रक्चर खड़ा करना, और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और उसने मुझे बहुत सिखाया। उसमें मैं अंदर ही जंगल में रहता था, मतलब जो समय था 4-5 महीने का कैंप लगाने, उस पूरे समय में अंदर जंगल में रहा हूँ, जवानों के साथ रहा हूँ, और लोगों से बातचीत करने का भी बहुत मौका मिला। नक्सली मतलब लोगों को भड़काने के लिए वगैरह, आंदोलन करने के लिए भेजते थे, लेकिन उनसे बातचीत करके वगैरह उनको मना लेते थे हम, देखो ये कैंप आने से ये होगा, बिजली आएगी, सड़क आएगी, पानी आएगा, अच्छा मिलेगा। और गांव वाले भी उसको मतलब यकीन करते थे। गांव वालों में ये भावना थी नहीं भाई मतलब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ खराब तो नहीं होगा हमारा। और गांव वाले उनके लाइफ में जो चेंजेस हो रहा है उसको मैं देख सकता हूँ यहाँ, मतलब जो काम किया उसको हम रियली देख सकते हैं, और वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। सुकमा दिल के बहुत करीब होता है सर। जो भी IPS होता है उसका पहला जिला वो कभी नहीं भूलता। किस रूप में यहाँ से जाने के बाद ये चाहेंगे सर कि यहाँ के लोग याद करें? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि एक अच्छे ऑफिसर के रूप में याद करें मुझे, मतलब मुझे तो उनसे प्यार चाहिए। और मैंने हमेशा, मैं जब यहाँ मैंने एज ए SP का चार्ज लिया था तो मैंने सुकमा वासियों को एक बोला था कि मैं जब तक यहाँ जिले में रहूँगा सुकमा के जिले के भलाई के लिए काम करूँगा, और वही मेरा पर्पज़ रहेगा, उसके अलावा मेरा कोई और पर्पज़ नहीं रहेगा। किरण चौहान साहब घुमक्कड़ बहुत रहे हैं, मैडम को भी बहुत शौक है, मैंने सुना है घूमने का सर, तो ये ही एक दोनों में हॉबी मैच करती है सर? हाँ बिल्कुल, मैडम को भी बहुत मतलब घूमने को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी घूमने को बहुत अच्छा लगता है। घूमना दोनों भी पसंद करते हैं। यहाँ भी मतलब एज ए ड्यूटी करने के लिए मैं तो घूमता ही रहता हूँ। घूमने से बहुत कुछ सीखना ही मिलती है। जवानों से मतलब हर जवान का मुझे नाम याद है, कौन सा जवान कहाँ है, उसका क्या है, सब मुझे बात करते रहते, सभी के पास मेरा नंबर है। कई रात में कहीं भी चला जाऊँगा यहाँ उठ के, तो जो मोटिवेशन है उनका भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जवानों में सर DRG बहुत महत्वपूर्ण होती है कड़ी किसी भी टीम के लिए, पुलिस के लिए, क्योंकि यही फ्रंट पे रहते हैं सर। बाहर से जो कंपनियां आती है, पुलिस भी जाती है, लेकिन DRG लीड करते हैं किसी भी ऑपरेशन को। उन DRG के जवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? DRG के जवान मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हैं। मतलब मैं एडिशनल SP आ रहा हूँ, एज ए SP हूँ, और SP के लिए मतलब बोलूँगा हर कोई जवान मेरे बच्चे लिए, बट DRG जवानों के लिए बहुत स्पेशल जगह है मेरे लिए। और मतलब बहुत करेजियस है। यहाँ के लोकल लड़के हैं, लोकल थिएटर के बारे में अच्छे से जानते हैं, और कभी मतलब जान भी दी है बहुत सारा, मतलब सभी लोगों ने यहाँ जान दिया है। और देश की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर जो हम बोलते हैं वो हकीकत में ये लोग करते हैं। और वो देश के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है इस इलाके के लिए भी। और यहाँ का जो विकास होता है इन्हीं के भरोसे तो होता है। जो रोड सड़कें वगैरह बनती है तो इन्हीं के भरोसे होता है सब कुछ। पढ़ने के भी बहुत शौकीन है, ट्रैकिंग का भी बहुत शौक है? हाँ, ट्रैकिंग वगैरह बचपन में तो बहुत, जब मैं इंजीनियरिंग के लिए था तो शिवाजी महाराज के जितने फोर्ट्स थे वेस्टर्न महाराष्ट्र में सब मैंने ट्रैकिंग वगैरह की है बचपन में। बहुत अच्छा लगता था, और उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला है कि जो एडवर्सरीज आती है उसे डरना नहीं। एडवर्सरी जो अच्छाई ढूंढने के लिए आती है तो उसका मुकाबला करो अच्छे से। मतलब भले ही आपने बोला हिडमा इतना बड़ा और इतना सारा हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट पूरा मतलब उसी पे हर दिन आके एम्बुश के लिए बैठ जाता है, फिर भी हमें डर नहीं लगता। इसी वजह से कहीं शायद वही कहीं से इंस्पिरेशन होगा मे भी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किरण चौहान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता नहीं। मेहनत आप करिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अफसरनामा में इस बार के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।